राम राम सभी को। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या फिर बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इस तरीके के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी परिणाम नोट्स की सीरीज है, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी 12-13 लेक्चर ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी में कंप्लीट कर चुके हैं और 2 से 3 लेक्चर और आने वाले हैं। इसके बाद इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये नोट्स आपके हैंड रिटन होंगे, 2026 और 2027 दोनों के लिए वैलिड होंगे और ये आपके स्टेट पीसीएस को कवर करेंगे। यहाँ पर आप हमें शरद यादव के तौर पे देख रहे हैं, बाकी हमारी निशु मैम है जो इसमें पूरा सहयोग करती हैं। अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स परचेस करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है कि मैसेज करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी कोई भी अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स को भी परचेस करना चाहते हैं हैंड रिटन फॉर्म में तो लक्ष्य भेद नोट्स के नाम से सीरीज होती है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। इसकी भी सेम उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल ले सकते हैं। चलो फिर शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। अच्छा, आपको बता दूं मैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे आपातकाल का उपबंध और ये जो आप हैंड रिटन नोट्स देख रहे हो ना, ये घटना चक्र पूर्वालोकन 2025 लेटेस्ट एडिशन का हम लोगों ने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। इसमें क्या है कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेट पीसीएस में और इसीलिए मोटी मोटी किताबों को हमने बहुत ही शॉर्ट कर दिया ताकि आप पढ़ के बहुत जल्दी रिवीजन कर सकेंगे। मास्टरपीस एक तरीके से कह सकते हो। और ये केवल पहली बार नहीं हो रहा है, 2023 एडिशन को भी हमने तैयार किया जिसमें हजारों बच्चों के हमारे पास कमेंट आए, फीडबैक आए, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। लेकिन समस्या जब मेंस को लेकर आई तो फिर हमने मेंस के नोट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया। इस बार बहुत सारे बच्चों ने 2024 का मेंस दिया है, 25 का मेंस भी दे रहे हैं, उसी से देखते हैं। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, आपातकाल का उपबंध। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपातकाल का जो प्रोविजन है किस आर्टिकल में या किस भाग में वर्णित है। देखोगे भाग 18 के अंतर्गत आपके आपातकाल से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी 352 से लेकर 360 तक के पूरे प्रोविजन होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि केवल सर 3 ही आर्टिकल आते हैं क्या, 352, 356, 360, ऐसा नहीं है। पूरे आर्टिकल अगर आप देखोगे तो 352 से शुरू होकर 360 तक जाएगा, जिसमें 353, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60 ये पूरे अलग अलग जो प्रोसीजर हैं, जो पैटर्न है, उन सभी चीजों के बारे में लिखा होता है। राइट, 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल अभी हम आगे पढ़ेंगे 3 आधार पे होते हैं, जैसे युद्ध के आधार पे हो सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पे हो सकता है और साथ ही साथ सशस्त्र विद्रोह के आधार पे भी हो सकता है। उसी तरीके से आर्टिकल 356 भी कहता है राष्ट्रपति शासन के लिए। अच्छा, संविधान में क्या होता है ना, राष्ट्रपति शासन जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ है। ये तो बस ये होता है कि भैया आम बोलचाल में सामान्य रूप से समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति शासन। सही मायने में जो संविधान में जो एग्जैक्ट शब्द लिखा हुआ है वो होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जब फेल हो जाता है, यानी संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार जब शासन नहीं चल रहा होता राज्यों में, तो ये मान लिया जाता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और इसलिए वहां पे राष्ट्रपति जी के द्वारा शासन लगा दिया जाता है अपना। तो उसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। कभी भी अगर एग्जाम में पूछे कि क्या राष्ट्रपति शासन को व्याख्यायित किया गया या राष्ट्रपति शासन वर्ड दिया हुआ है, तो नहीं, संवैधानिक तंत्र की विफलता ये शब्द लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। अब यहां पर एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार दिए हुए हैं। किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? पहला दिया हुआ है बाह्य आक्रमण। अब जैसे बाह्य आक्रमण में क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया बाह्य आक्रमण का, कि अगर आप तो युद्ध नहीं करना चाह रहे हो लेकिन अचानक से आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण लग चुका है, बाहरी आक्रमण हो गया, जैसे अभी यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। ठीक है, ये बाहरी आक्रमण हो गया एक तरीके से। दूसरा युद्ध की परिस्थिति, या तो आप युद्ध में संलिप्त हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, युद्ध ही हो रहा था, 2 देश आपस में लड़ रहे थे, इधर से गोला बारी जा रहा था, उधर से गोला बारूद आ रहा था, तो युद्ध की स्थिति चल रही थी, या फिर युद्ध की परिस्थितियां तैयार हो गई हूं। तीसरा वर्ड आता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, तो देखो तीसरा वर्ड लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र का मतलब क्या होता है, हथियारों के साथ आप विद्रोह कर रहे हैं। हालांकि ये संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन बाद में चलकर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ी मिस्टेक हो गई कि पहले क्या था, आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था संविधान में,
जब मूल संविधान बना 1949 में, तब उस समय आंतरिक अशांति वर्ड लिखा हुआ था और इसी शब्द का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी जी ने तीसरा आपातकाल लगाया था। जिस समय जेपी नारायण जी जो है कि संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था 1974 में, तो उसके बाद जो है कि उन्होंने क्रांति वगैरह की, ये सारी सिचुएशन थी। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने इसका प्रयोग किया। बाद में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है 78 में, यानी जनसंघ की कह सकते हो, बीजेपी की कह सकते हो एक तरीके से, तो उन्होंने एक संशोधन किया। बोले जब तक हम हथियारों के साथ विद्रोह ना करें, गोली बंदूक लाठी डंडा इन सभी चीजों के साथ विद्रोह नहीं करते हैं, तब तक आप इस तरीके का आपातकाल नहीं लगा सकते, क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा सुनिश्चित है ही नहीं। संविधान में भी आंतरिक अशांति शब्द को व्याख्यायित नहीं किया गया कि किसको आप आंतरिक अशांति कहोगे। क्या कुछ लोगों ने हड़ताल कर दी उसे कहोगे, क्या कुछ लोगों ने जो है कि दंगे फसाद कर दिए उसको कहोगे? दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये वाली चीजों को देखकर फिर सशस्त्र विद्रोह जो है कि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहली बात क्या सीखनी है आपको कि जब भी मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा वो लिखित रूप में होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास, तभी आपातकाल माना जाएगा कि आपातकाल लगाने के लिए सिफारिश की गई, लिखित, मौखिक नहीं। दूसरा, मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, इसको भी आप संविधान में यहीं पर देखेंगे, कहीं और नहीं, क्योंकि संविधान में मूल रूप से जो है कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द नहीं था। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कौन से संवैधानिक संशोधन? 44 अमेंडमेंट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने जो तीसरा आपातकाल लगाया था वहां पे कोई लिखित सलाह नहीं थी, क्योंकि कोई लिखित सिफारिश नहीं थी मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की, मंत्रिपरिषद बस डायरेक्ट आया मन में और अपना लगा दिया, वो अलग चीज है, हम उस पार्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं, लिखित सिफारिश जब तक नहीं होगी राष्ट्रपति को तब तक वो आपातकाल नहीं लगाएंगे और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। और उसी समय जो है कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इस शब्द को यहां पर जोड़ा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल शब्द संविधान में कब जोड़ा गया, या मंत्रिमंडल शब्द संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 352 में है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मत सोचना कि सर हमने तो 74वें संवैधानिक संशोधन 75वें में भी पढ़ा था कुछ कि राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों या अपने अधीनस्थों का चुनाव करता है जिसके माध्यम से सरकार का कार्य करता है। लेकिन वहां पर आप पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पे वर्ड आता है, मंत्रिमंडल नहीं आता, कैबिनेट नहीं आता, मंत्रिपरिषद। इट मींस कि पूरी मंत्रिपरिषद उसके साथ काम करती है। तो मंत्रिमंडल शब्द वहां पर भी नहीं आता है, इसीलिए यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सिफारिश जो मिलेगी उसे 1 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा दोनों से स्वीकृति मिलना आवश्यक है, वो भी 2/3 विशेष बहुमत से। ध्यान देना मेरे भाई, जब आप अपने ऊपर किसी प्रकार का संकट ले रहे होते हो, यानी आपातकाल एक संकट है भारतवासियों के ऊपर, तो कोशिश ये की जाती है कि सामान्य रूप से नहीं, विशेष बहुमत पारित किया जाए कि क्या सभी लोग सहमत हैं कि वर्तमान में देश के ऊपर संकट आ रहा है, हम आपातकाल लगा सकते हैं। इसीलिए विशेष बहुमत से बात होगी और दोनों सदनों से स्वीकृति मिलना आवश्यक है 1 महीने के अंदर। और यहां पर इस आपातकाल को संसद के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। हटाने का प्रक्रिया क्या? तुरंत आम तरीके से हटा दो। और इस दौरान संघ राज्यों का कर विभाजन प्रावधान निलंबित किया जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है यूपीएससी लेवल में कि टैक्स का जो विभाजन किया जाता है, क्या इसको होल्ड कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है या कंटिन्यू रहता है? तो सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में हम राज्यों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, क्योंकि हमें खुद जो है कि भारत सरकार के स्तर पे जरूरत है अधिक से अधिक पैसों की। बात समझ में आ गई ये चीजें? और आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, लक्ष्मीकांत में चाहे जिस भी किताब में, कि अगर मान लीजिए उस दौरान लोकसभा जो है कि भंग हो जाती है किसी वजह से, तो जब नई लोकसभा का गठन किया जाएगा तो उससे भी 30 दिन के अंदर हमें अनुमति लेनी पड़ती है, तब तक राज्यसभा से हम काम चला लेते हैं। और अब हम आते हैं, कुछ आर्टिकल सस्पेंड किए जाते हैं, होल्ड किए जाते हैं, जैसे युद्ध और बाह्य आक्रमण। अगर इन 2 आधारों पर आपातकाल हमारे यहाँ लग रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो आर्टिकल 358 क्या कहता है राष्ट्रपति के लिए? क्या कहता है यहां पर? तो आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा, यानी स्थगित हो जाएगा एक तरीके से। और जबकि आर्टिकल अगर 359 का प्रयोग करोगे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अन्य मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जब भी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे अगर आपातकाल लगाया जाता है
तो संविधान का प्रावधान कहता है कि आप आर्टिकल 358 का प्रयोग करके 19 को स्वतः स्थगित कर सकते हो, या फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 359 का प्रयोग करके 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकते हैं। फिर चाहे वो 18 हो, 15 हो, 16 हो, कोई भी हो सकता है, स्थगित किया जा सकता है। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अभी मैंने सशस्त्र विद्रोह नहीं बताया, अब आ जाते हैं सशस्त्र विद्रोह में। सशस्त्र विद्रोह में यदि आर्टिकल 352 का प्रयोग सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति आदेश के द्वारा आर्टिकल 359 का प्रयोग करके इसको निलंबित किया जा सकता है, और दोनों ही कंडीशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे हमारा आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, जबकि युद्ध और बाह्य आक्रमण पे हो रहा है। देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण पे हम पूरे भारतवासी पर आक्रमण समझते हैं, इसलिए हमें उस दौरान जो है कि सबको एकजुट होकर जो है कि काम करना पड़ेगा। और एकजुटता जो है कि तभी आ सकती जब या तो हम जो है कि सबको पोलाइटली समझा दें या सबका जो है कि मुंह बंद कर दें। तो भारत सरकार सोचती है कि मुंह बंद करके हम एकजुटता ला सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह होता है, देश के अंदर के कुछ लोग कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि सभी लोग विद्रोह में शामिल हैं। हो सकता है कुछ लोग इस विद्रोह का विरोध भी कर रहे हो, तो इसलिए आर्टिकल 19 जो है कि प्रतिबंधित नहीं की जाती है। राइट, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और आपातकाल समाप्ति पर लोकसभा का कार्यकाल का विस्तार केवल और केवल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। अब इस पॉइंट को फिर से समझ लो। जब यहां पर कह रहा हूं कि एक बार में 1 वर्ष, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर कितनी बार बढ़ा सकते हैं, तो कितनी भी बार बढ़ा सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। भाई हमें पता थोड़े है कि युद्ध कब तक चलेगा, राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लगा रहेगा, ये तो संसद को भी नहीं पता होता है। ठीक है भाई, कब तक चलेगा, सीज फायर कब रुके होगा, कब जो है कि युद्ध रुकेगा, कोई पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा सकते हो। राइट, चलो। और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है बढ़ा हुआ, वो केवल 6 महीने तक रहता है, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया जाता है, रेगुलर हो जाता है। फिर अनुच्छेद 356 पे आते हैं हम। इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती है। अब ध्यान समझना, विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती, अपितु राष्ट्रपति अगर चाहता है तो उसे भंग कर सकता है या फिर उसका निलंबन कर सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लेते हैं राज्यपाल ने एक अनुशंसा की, राज्यपाल ने सिफारिश की राष्ट्रपति महोदय से कि साहब मेरे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, सरकारें जो है कि संविधान के अनुसार नहीं बल्कि मनमाने रूप से काम कर रही हैं, आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो राष्ट्रपति शासन लगते ही राष्ट्रपति तुरंत राज्य सूची पर या पूरे राज्य पर कानून बनाने की शक्ति किसको देते हैं, संसद को दे देते हैं कि भैया तुम बनाओ इसके लिए कानून। लेकिन ये थोड़े होता है कि वहां के मुख्यमंत्री या विधानसभा को भंग कर दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। ये तभी जरूरी होगा जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसे भंग करेंगे या फिर निलंबन, नहीं तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और आर्टिकल 352 के प्रयोग या लागू होने के समय ध्यान देना, जब 352 को हटा दिया जाता है तो 6 माह तक ही रहेगा, अर्थात 6 माह से अधिक नहीं होगा। यह भी ध्यान देना। मतलब क्या कह रहा है कि केवल लोकसभा ही नहीं, राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ जाता है। एक वाद आया था आपका SR बोमई वाद, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब मान के चलो कि राज्यपाल को लगता है यार कि देखो ये तो जग जाहिर है कि भैया भारत में जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी केंद्र सरकार का एक तरीके से एजेंट हो गया, वो केंद्र सरकार के लिए ही वो काम करते हैं। कई बार ऐसे आपने सुने होंगे, चाहे तमिलनाडु का मामला देखो, केरल का देख लो, दिल्ली का देख लो, कई जगह के ऐसे राज्यपाल हैं जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। और राज्यपाल को लगता है कि उस राज्य में केंद्र सरकार वाली गवर्नमेंट नहीं है बल्कि किसी दूसरी विपक्षी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ऐसे में राज्यपाल क्या करेगा, बार बार जो है कि बिल को लेकर, किसी भी विधेयक को लेकर परेशान करेगा, सरकार को काम नहीं करने देगा। तो इस संबंध में हो सकता है वो रात में सपना देखें कि यार सुबह जो है कि मैं राष्ट्रपति शासन का आदेश दे देता हूं, तो मैं राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा कर दूं राष्ट्रपति महोदय के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मनमाना रवैया है, और इस तरीके से सरकारें अस्थायित्व में आ जाएंगी, सरकारें काम नहीं करेंगी, सरकारें गिर जाएंगी, और बार बार विपक्षी पार्टियों को या सत्ता पक्ष को भय बना रहेगा कि राज्यपाल कहीं इसका दुरुपयोग ना कर लें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई वाद 1994 में कहा कि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 356 के अगर बारे में उद्घोषणा की जा रही है तो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, और तो और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए।
जो राष्ट्रपति कहता है कि भैया हमको राष्ट्रपति शासन लगाना है इस राज्य में, तो उसके लिए संसद के प्रत्येक सदन से 2 माह के अंदर जो है कि अनुमोदन चाहिए। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब और फिर 1953 में पेप्सू में लगाया गया था। पंजाब एंड पटियाला करके जो था वहां लगाया गया। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये के.एम. नाम्बियार ने कहा था। ठीक है, के.एम. मुंशी नहीं, के.एम. नाम्बियार ने कहा था। ये स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं और पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, क्योंकि संविधान संचालन करने के लिए बनाया गया, लेकिन आपातकाल शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति जब चाहेगा तब सस्पेंड कर सकता है किसी भी चीज को। तो ये एक तरीके से संविधान की नियति के साथ धोखा कर दिया गया है। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। 360 के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी और भी डिस्कस करेंगे चीजें, परेशान मत होइए। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। अर्थात कि अगर 2 महीने के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाएगा तो 2 महीने के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। और ऐसे में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देख लो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि में कमी की जा सकती है, यानी कि न्यायाधीशों में भी। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर, राज्य कर्मचारी या राष्ट्रपति या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते नहीं कटते हैं? सबके कटते हैं। बस यहाँ पे न्यायाधीशों को इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह कहा जाता है कि एक बार अगर वो अपने पद पर स्थापित हो जाते हैं तो पद के दौरान उनके किसी प्रकार के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, परिलब्धियां, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। तभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहेगी, नहीं तो केंद्र सरकार या संसदें दोनों मिलकर उनका शोषण करेंगी। तो ये लिखा हुआ है संविधान में। परंतु 360 जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो न्यायपालिका के भी न्यायाधीशों की कटौती की जा सकती है। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद के तौर पे है कि भाई आपको पैसे बचाने हैं देश में, तो वेतन और भत्तों आदि में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने के आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल के धन विधेयक को या अन्य वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल से अगर कोई धन विधेयक दिया जा रहा है या कोई बजट लाया जा रहा है तो उसको भी राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है। जब तक वो अनुमति नहीं देंगे तब तक उसे पेश नहीं कर सकते। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वित्त आयोग, जहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर साल आता है। क्या आता है? अभी देखो आरओके या पीसीएस की परीक्षा में भी आया था इसी साल। क्रोनोलॉजी आती है। सबसे पहले वाला आपको पता है कि भैया पहला वित्त आयोग जो है कि केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में गठित हुआ था। आगे हम पूरा वित्त आयोग पढ़ेंगे, लेकिन समझते हैं पहले। 12वें वित्त आयोग सी रंगराजन के कार्यकाल में 2005 से 10 तक। 13वें वित्त आयोग विजय केलकर 2010 से 15। 14वें वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी 2015 से 20। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह 2020 से 25 और 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया जी 2025 से 2030 तक। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जाती है, तो याद कर लो। 12वें में सी रंगराजन, 13वें विजय केलकर, 14वें वाई.वी. रेड्डी और 15वें नंबर पे एन.के. सिंह और 16वें नंबर पे अरविंद पनगड़िया। अब बात करेंगे आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों यानी टोटल 5 सदस्यों की जो है कि क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और यह वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष महोदय होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्यों का यह वित्त आयोग गठित किया जाता है। आज थोड़ी खांसी बार बार आ रही है, इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ जा रहा है। हो सकता है ठंडी उंडी लगी हो, न्यू ईयर पे घूमने गए थे तो। बात करते हैं वित्त आयोग भारत की संचित निधि यानी समेकित निधि भी कहा जाता है इसको, आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा केंद्रीय वित्त आयोग है, भारत सरकार का वित्त आयोग है, वो संचित निधि से राज्यों के लिए कुछ सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों को भी अनुशंसा करता है। वित्त आयोग की सिफारिशें केवल और केवल सलाहकारी प्रकृति की होती, बाध्यकारी नहीं। ये डिपेंड करता है कि भारत सरकार तय करेगी ना किसको कितना पैसा देना है। हाँ, उसके लिए सिफारिश ले सकती है इनसे, इसलिए इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है, सलाहकारी होती हैं। आर्टिकल 280 सब क्लॉज 2 के अनुसार संसद विधि बनाकर सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी, इसलिए संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने तो कई बार पूछ लिया, स्टेट पीसीएस भी अगर पूछेगा ना तो लिख के ले लो, बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। यहाँ क्या कर रहा है कि इनके सदस्यों की अर्हताएं क्या होंगी, तो आपको लगेगा यार कि आर्टिकल 280 के तहत संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा और एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति मतलब संविधान में ही इन सदस्यों की योग्यताएं भी लिखी होंगी।
यहीं पर आप मिस्टेक कर जाओगे, ऐसा नहीं है। योग्यताएं संसद तय करती है और संसद नियम बनाती है, विधि बनाती है, तब जाके इनके सदस्यों की अहर्ताएं तय की जाती हैं। और इसीलिए सबसे पहले वित्त आयोग अधिनियम 1951 बना था केसी नियोगी के लिए गठित करने के लिए, और इसमें कहा गया कि एक अध्यक्ष महोदय होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। लेकिन इनकी योग्यता क्या है, अध्यक्ष की छोड़ दो, हम 4 अन्य सदस्यों की योग्यता की बात करेंगे। 3-4 योग्यता है, इनमें से कोई भी एक अगर उनके पास योग्यता है तो वित्त आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश या तो हों या फिर वो रह चुके हों या अहर्ता रखते हो, अर्थात हाई कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान में मौजूद हो या फिर वहां से न्यायाधीश का पद जो है कि समाप्त कर चुके, मतलब उन्होंने पद धारण किया था लेकिन सेवानिवृत्त हो गए, या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता ही रखते हो, भले न्यायाधीश ना बने हो। पहली, अगर ये योग्यता है तो एक सदस्य बन जाएगा। दूसरा है सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान रखते हो, यानी कि सरकार के अकाउंटिंग वगैरह की नॉलेज रखते हो तो भी बन जाएंगे। तीसरा, वित्त मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हो तो भी वो बन जाएंगे। चौथा है अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते हो तो भी उन्हें सदस्य बना दिया जाएगा। अब वित्त आयोग के कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना। जैसे जो गवर्नमेंट जो है, जो टैक्स का कलेक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग CGST बोलते हैं, सेंट्रल GST या फिर IGST या किसी प्रकार का जो टैक्स कलेक्ट होता है, उन टैक्स को क्या करना, राज्यों के बीच में बांटने का काम करता है। एक तो ये कार्य है इसका। राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य निधि में वृद्धि के उपाय सुझाना। ये स्टेटमेंट अक्सर आपसे पूछा जाता है और आप गलत कर जाते हो। क्यों गलत करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि सर स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती राज हो गया या फिर नगर पालिका हो गई, और उनके लिए वित्तीय प्रशासन की जो सिफारिश है, वित्त या पैसों की सिफारिश तो राज्य वित्त आयोग करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग क्यों करेगा? बस यहीं पर आप मिस्टेक करते हो। आप क्या पढ़ रहे हो? राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिश, यानी ऑलरेडी जो है कि सिफारिश किसके पास आ चुकी है? केंद्रीय वित्त आयोग के पास। किसने दी है? राज्यों के वित्त आयोगों ने सिफारिश की है। किस लिए? कि स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि की जा सके, इसके लिए उपाय सुझाने के लिए। तो ड्यूटी किसको दे दी, जिम्मेदारी किसको दी? केंद्रीय वित्त आयोग को। किसने? राज्य वित्त आयोग ने कुछ सिफारिशें दी कि साहब स्थानीय निकायों के लिए हमें राज्य की निधि में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय सुझा दीजिए। तो इसके लिए केंद्रीय वित्त आयोग उपाय सुझा देता है कि हाँ आप ऐसे काम करो और आपका जो है कि काम बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं राज्य वित्त। अच्छा, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए जो भी कार्य होते हैं वो भी वित्त आयोग को करने होते हैं। राज्य वित्त आयोग की बात करें, एक पहला ही प्रश्न बनता है कि क्या यह संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है? तो याद करो 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन जो 1992 में पारित हुआ, 1993 से लागू हुआ, इसमें ही अनुच्छेद के आर्टिकल 243 I के तहत पंचायतों के लिए जो है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और 243 Y के लिए नगर पालिका के लिए जो है कि गठित किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद है ये तो समझ में आ गई होगी। तो पहली चीज, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक होने का प्रमाण क्या है? कि पंचायतों के लिए जब राज्य वित्त आयोग कार्य करता है तो आर्टिकल 243I में वर्णित होता है। जब वो नगर पालिका या नगर निगम के लिए कार्य करता है तो 243Y में वर्णित होता है। तो भैया अनुच्छेद में अगर वर्णन है इसका तो इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था हो गई। क्लियर? अब एक और संस्था पढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के लोग भी शामिल होते हैं, राज्यों के इसमें CM भी शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के CM या प्रशासक शामिल होते हैं और नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। यही इसकी संरचना है। अब प्रश्न अगर आ जाता है कि भैया NDC की अध्यक्षता कौन करता है, सीधा प्रश्न आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन में पता है क्या आता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे ऑप्शन आते हैं। गृह मंत्री क्यों आता है? क्योंकि आप पढ़े होते हो कि सर क्षेत्रीय परिषदों का जो है कि अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करते हैं। तो हो सकता है कि इसमें भी कर रहा हूं, क्योंकि इसमें भी जो है कि होता है। नीति आयोग की अध्यक्षता, ठीक है, प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। बाकी एक और प्रश्न बनता है कि राज्यों के राज्यपाल शामिल होते हैं क्या? नहीं, राज्यों के CM शामिल होते हैं। हाँ, यूनियन टेरिटरीज के लिए कह सकते हो कि CM या फिर प्रशासक शामिल हो सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य होते हैं, बिल्कुल नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह एक गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक संस्था है। गैर संवैधानिक का मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है। और गैर सांविधिक का मतलब होता है कि संसद ने किसी भी विधि बनाकर इसका गठन नहीं किया है।
ठीक, इसका गठन सरकार ने किया है 1952 में। तो इसके लिए एक शब्द आता है कि जब गैर संवैधानिक भी नहीं है, गैर सांविधिक भी है, तो इसके लिए एक शब्द आता है संविधानेतर। संविधानेतर यानी कि इसको अगर हम संधि विच्छेद के तौर पे देखें तो संविधान प्लस इतर कह सकते हो एक आम भाषा में, मतलब संविधान से अलग भारत सरकार ने अपनी आवश्यकता अनुसार इसका गठन किया है, इसलिए इसको संविधानेतर संस्था भी कहा जाता है। ऐसे टर्म्स भी आ सकते हैं कि क्या जो एनडीसी है, ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है। आप कहोगे सर मैंने पढ़ा था संविधान में नहीं है इसका वर्णन, गैर संवैधानिक है। तो संविधान में नहीं होना अलग बात है, और संविधानेतर का मतलब हो गया कि संविधान से अलग जो है कि सरकार ने इसकी स्ट्रक्चर की बात की है। क्लियर हो गया यहां तक बात? चलो फिर अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। आगे बात करते हैं लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। देखिए यहां से भी ना प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था, ठीक है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 2019 के आसपास हुआ था। तो अगर हम बात करें जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम क्या कहता है कि भैया एक अध्यक्ष महोदय होंगे और 8 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल 9 सदस्य हो गए, ठीक है। ये हम भारत सरकार के अंतर्गत जो गठित जो अधिनियम था, संसद ने जो लाया था, उसके अधीन की हम बात कर रहे हैं। यूपी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी के जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो अलग होता है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति के नाम पर साइन करते हैं या मुहर लगाते हैं जिसका एक चयन समिति के द्वारा जो है कि नाम दिया जाता है। जैसे चयन समिति में कौन कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री महोदय जो कि अध्यक्ष के तौर पे होंगे, लोकसभा के स्पीकर सदस्य के रूप में, लोकसभा विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में, और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदस्य के रूप में होंगे। तो ये 4 लोग जो है कि एक आपस में कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनाने के बाद लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के तहत एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करेंगे अध्यक्ष के लिए, बाकी 8 व्यक्तियों का नाम नॉमिनेट करेंगे सदस्य के लिए, तब राष्ट्रपति उन नामों पर मुहर लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लोकपाल और जो अन्य सदस्य होते हैं उनके लिए एक कमेटी बनती है, वही चयन करती है, और इस कमेटी के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोकपाल संस्था का गठन पहली बार भारत में 2019 में, मार्च 2019 में हुआ, और पहले लोकपाल जो बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान देना कि जो अध्यक्ष होते हैं वो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में एएम खानविलकर साहब इसके कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र आपका पहला राज्य है जहां पर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना तो हो गई थी 1972 में, लेकिन कोई अधिनियम नहीं बना था। अधिनियम के मामले में ओडिशा पहला राज्य होगा जहां पे लोकायुक्त अधिनियम 1970 में गठित हो गया, पारित हो गया था, परंतु इसका गठन 1983 में हुआ था इस संस्था का। तो दोनों में अलग अलग बात है। महाराष्ट्र में क्या था? सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय बना दिया गया था, भले अधिनियम नहीं बन पाया था सदन से, ठीक है, तो ये 1972 में बन गया था। लेकिन ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने यहाँ लोकायुक्त अधिनियम 1970 पारित किया, परंतु उसका गठन 1983 में किया। जैसे भारत सरकार ने 2013 में जो है कि अधिनियम बना दिया था, परंतु 2019 में उसका गठन किया, राइट। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया था। कब आया था लोकायुक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश में? 1975 में। और इसके तहत लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा उसी अनुसार जो है कि इनको जो है कि रिटायर कर दिया जाएगा। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, हालांकि पहले लोकायुक्त का कार्यकाल अलग था, अब इसको बदल दिया गया, 5 वर्ष या 70 वर्ष हो गया है। एक और आयोग की हम बात करते हैं, अल्पसंख्यक आयोग का गठन संसद के द्वारा अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। संसद ने एक अधिनियम बनाया और फिर उसके बाद जो है कि लोक अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया। इस तरीके से एक ऐसा संस्था होगी, सांविधिक संस्था, किसी प्रकार की संवैधानिक नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, बल्कि संसद ने जब इसको बनाया है तो इसको सांविधिक कहा जाएगा। और यह 17 मार्च 1993 से प्रभावी हो गया। क्या हुआ? 17 मार्च 1993 से प्रभावी हो गया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि जब भी अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले एग्जामिनर कि क्या ये शब्द जो है कि अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित है, या कोई भी अन्य शब्द जो भी आपसे पूछा जाए कि क्या इसकी व्याख्या संविधान में की गई है, परिभाषा संविधान में की गई है, तो आपको कहना नहीं, नो, नेवर। क्यों? क्योंकि संविधान में केवल उस शब्द को स्थापित कर दिया गया है, लेकिन उसकी परिभाषा या उसकी व्याख्या टाइप का कुछ भी नहीं किया गया है। समय समय पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है कि किसी मामले में उसको व्याख्यायित करती हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक निर्धारण करता है। धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण करता है। वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय भारत में 5 माने जाते हैं, मुख्य रूप से मुसलमान, सिख,
ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। देखा तो 6 ऐसे वर्ग हैं जो भारत के अंतर्गत अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। ठीक है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 350 बी को जोड़ा गया। ये कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है। आप 350 तो पढ़ रहे होते हो, 350 ए भी पढ़ रहे होते हो, मातृभाषा में शिक्षा, 350 बी को भी पढ़ा है आपने कि एक भाषा का शैक्षिक अधिकारी जो है कि भाषा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, परंतु किस आर्टिकल से जोड़ा गया ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा 350 ए 350 बी जोड़ा गया। 350 बी क्या कहता है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 350 ए क्या कहता है कि मातृभाषा में जो है कि प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को मातृभाषा में। तो 350 ए तो वो हो गया, और 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है। और ये दोनों ही अमेंडमेंट 77 अमेंडमेंट 1956 के द्वारा एड ऑन किए गए दोनों आर्टिकल। इसी तरीके से एक और आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है 1992 में हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। चाहे आप वैधानिक कह दो चाहे आप सांविधिक कह दो, दोनों का अर्थ है कि संसद ने अधिनियम पारित किया और इसके माध्यम से ही इसका गठन हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था, अर्थात ये सांविधिक संस्था हो गई या वैधानिक कह दो, ठीक है, 1992 में गठित हुई। अल्पसंख्यक को भी देखोगे तो यहां पर भी संसद ने एक अधिनियम बनाया था 1992 में, तो इसको सांविधिक भी कह दो या वैधानिक कह दो, बात एक ही रहेगी। ठीक है। 1952 में भारत सरकार ने किसे माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? 1952 में जो है कि मुदलियार जी को जो है कि किया था, क्योंकि ये शैक्षिक सुधार से संबंधित थे। यहां पे शायद उत्तर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को किया था। आगे बात करते हैं। 10 दिसंबर 1948 को जब यूएन ने ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन किया था तो इसको मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, और यह सिद्धांत उद्देशिका, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट में प्रतिबिंबित होते हैं। तो सामान्यतः कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई थी वो सामान्य रूप से जो है कि भारत के किन किन पहलुओं में देखने को मिलते हैं? तो प्रस्तावना में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है। साथ ही साथ डीपीएसपी में भी जो है कि देखने को मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, इन सभी में जो है कि मौलिक अधिकार के तौर पे सार्वभौमिक अधिकार देखने को मिलते हैं। यहीं पर 2 प्रकार के अधिकार आते हैं। अगर हम बात करते हैं पहली पीढ़ी के अधिकार, पहली पीढ़ी का मतलब है कि 1970 के पहले के दशक में किन अधिकारों की ज्यादातर मांग की जाती थी? नागरिक एवं राजनीतिक मानवाधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक होने के तौर पे जो अधिकार मिल सकते हैं वो मिलने चाहिए। दूसरा, राजनीतिक में भागीदारिता के लिए उसको चुनाव में मत देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार के अधिकारों की बात 1970 के दशक या 1980 के दशक तक चलती थी। लेकिन जब ये अधिकार लगभग दुनिया में हर देशों को प्राप्त हो गए, तब उसके आगे की जो पीढ़ी आती है उसको हम सेकंड जनरेशन के अधिकार की बात करते हैं। जैसे अब नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, बाई बर्थ मिलने लगे हैं, लगभग हर कंट्री में हो गया है। आगे का अधिकार है कि उन्हें आर्थिक अधिकार चाहिए, यानी आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, आर्थिक रूप से अपनी आजीविका स्थापित कर सकें। सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी मानव अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। जैसे काम का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, ये सभी अधिकार सेकंड जनरेशन के होते हैं। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा कि मत देने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इन तीनों में पहली पीढ़ी के अधिकार कौन होंगे? तो भैया मत देने का अधिकार होगा, क्योंकि वो राजनीतिक है, वो पहली पीढ़ी का है। लेकिन पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार, ये सभी कुछ सेकंड जनरेशन का अधिकार है, क्योंकि 1970-80 के दशक के बाद इनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। फिर आगे देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया, जो 28 सितंबर 1993 से लागू हो गया था। तो ये भी क्या हो गया? ये भी सांविधिक संस्था मानी जाएगी, क्योंकि ये भी जो है कि अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य में भी एक आयोग का गठन किया जाएगा, और मानव अधिकारों को बेहतर रूप से संरक्षित किया जाएगा। तो इन अधिनियम 1993 के माध्यम से आप देखोगे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ वो 12 अक्टूबर 1993 को ही हुआ, और इसमें एक अध्यक्ष महोदय रहेंगे और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। परंतु इसमें कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सदस्य बनेगा, इसके लिए कमेटी गठित की गई है। जैसे लोकपाल लोकायुक्त में क्या था? कमेटी गठित की गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सदस्य थे, लोकसभा स्पीकर सदस्य थे, लोकसभा के विपक्ष नेता सदस्य थे, और प्राइम मिनिस्टर इस सदस्यता का हेड थे, यानी कि अध्यक्ष थे। ठीक इसी प्रकार से मानवाधिकार
के जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे, इनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे, लोकसभा अध्यक्ष भी होंगे और राज्यसभा में उपसभापति भी होंगे। इसको ध्यान देना, फिर से समझो। प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा उपसभापति। अब राज्यसभा में सभापति को नहीं ले सकते क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो नहीं हो सकते। अगर वो रहेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अध्यक्षता नहीं मिलेगी क्योंकि उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा पद होता है। तो ये लोग जो है कि मिलकर कमेटी बना के गठित करेंगे और फिर उसके बाद जिस सदस्य के लिए अध्यक्ष और जिस व्यक्ति के लिए सदस्य के रूप में नॉमिनेट करेंगे, राष्ट्रपति उन्हीं को जो है कि नियुक्त कर देगा। आगे, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था। उसमें कुछ चेंजेस किए गए, जैसे अब अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष जो भी पहले समाप्त हो जाए, यानी उनकी उम्र अगर 70 वर्ष पूरी हो जाती है या उनका कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही नियुक्ति के पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे, लेकिन अब क्या किया गया कि उसी व्यक्ति को दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उसी व्यक्ति को दोबारा सदस्य बनाया जा सकता है या सदस्य को ही दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पहले जो नियम था मानवाधिकार अधिनियम में, उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह सकते हैं, कोई और न्यायाधीश नहीं रह सकता है। ठीक है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल वही बन सकते हैं। परंतु अब क्या कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर अन्य कोई न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश होगा, उन्हें हम अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। तो ये एक नया चेंज आया। क्लियर हो गया। गैर न्यायिक सदस्य की संख्या 2 से बढ़ाकर अब 3 कर दी गई, जिसमें एक महिला अनिवार्य कर दी गई। तो सामान्यतः देखा जाए तो इसमें एक द्वार खोल दिया गया महिला के लिए कि भाई महिला भी ह्यूमन राइट कमीशन में रहेगी, तो जो महिलाओं के अधिकार है, जो बच्चों के अधिकार है, उनके लिए ज्यादा बेहतर संवेदनाओं के साथ समझ सकेंगी वो। क्लियर हो गया। लेकिन एक और कमी है कि आयोग की जो शक्तियां हैं वो केवल और केवल सिफारिशी अथवा सलाहकारी प्रकृति के, कोई बाध्यकारी नहीं है। 2019 के संशोधन के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी चेंजेस हुए। जैसे हाईकोर्ट के केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है तो वो भी जो है कि व्यक्ति बन सकता है उसका अध्यक्ष। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन वहां पर भी सेम एक कमेटी बनेगी जिसमें कौन बनेगा, सीएम की अध्यक्षता रहेगी। फिर विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्षी नेता, विधान परिषद के सभापति और उपसभा और विपक्षी नेता, ये सब रहेंगे। तो इतना आपको याद रख लेना है। कुछ संस्थाएं हैं जिनके गठन से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे अगर आप देखोगे केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में गठित हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया था। तो 1952 में इसका गठन हुआ है। विधि आयोग को भी देख लेते हैं क्योंकि यह भी बहुत चर्चा में रहता है। विधि आयोग के बारे में बात करें, गैर सांविधिक निकाय। गैर सांविधिक का मतलब क्या हो गया, संविधान में तो है नहीं इसका वर्णन, साथ ही साथ संसद ने भी नहीं बनाया, बल्कि यह संविधानेतर संस्था होगी। भारत सरकार ने अपनी सुविधा के लिए इसको गठित किया है। तो इसका गठन विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। 1955 में पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एमसी सीतलवाड़ या एमसी सेतलवाड़ थे। वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश माहेश्वरी साहब हैं, जो अप्रैल 2025 से अपने 3 साल के कार्यकाल के लिए हैं। ध्यान देना कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का कार्यकाल होता है। मैंने प्रीलिम्स 2025 से पहले करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया भी था कि अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति होने वाली है जो 3 साल के कार्यकाल के लिए होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं इनकी नियुक्ति, मैं यहां पे बताता हूं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कुछ और संस्थाएं हैं जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम लोग सीबीआई बोलते हैं, 1963 में गठित हुई। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी 1956 में हुआ। क्या कह रहा है, फिर से समझो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जो है 1963 में हुआ, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में और प्रवर्तन निदेशालय ईडी 1956 में हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर हम बात करते हैं, सीवीसी की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। हालांकि संथानम समिति को गठित तो किया गया था 1962 में, लेकिन जब उन्होंने 1964 में अपनी सिफारिश दी तो 1964 में सीवीसी का गठन कर दिया गया, जिसमें एक अध्यक्ष महोदय रहेंगे और 2 सतर्कता आयुक्त रहेंगे। टोटल 3 लोग रहेंगे।
25 अगस्त 1998 में इसको पहली बार इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। ध्यान देना कि जब केंद्रीय सतर्कता आयोग गठित किया गया था तब इसको संसद के द्वारा किसी अधिनियम के माध्यम से गठित नहीं किया गया था, बल्कि सरकार के माध्यम से गठित किया गया। लेकिन बाद में जब इसकी कार्यप्रणाली में और सुधार हुआ और बेहतर होती गई और इसकी जरूरत बन गई तो इसको संसद ने क्या किया, 25 अगस्त 1998 में एक अधिनियम पारित करके इसको सांविधिक दर्जा दिया और फिर पुनः संसद द्वारा 2003 में अधिनियमित किया गया, सांविधिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान यानी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इनका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका प्रावधान संसद विधि बनाकर करती है। अब आप क्लियर रहो, संविधान में तो पहले से कहा गया कि आर्टिकल 315 के तहत हम यूपीएससी का गठन कर सकते हैं और स्टेट पीसीएस का भी गठन करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग का गठन करना है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो क्या इसके लिए भी संविधान में कोई अनुच्छेद है? नहीं, इसके लिए संसद विधि बनाकर गठित करती है, संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं, यूपीएससी अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि उनका गठन भी वही होता है। अनुच्छेद 320 के तहत यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस के कार्य शक्तियों का आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 317 जो कई बार पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जबकि इसका गठन संसद विधि बनाकर करेगी। जब गठन हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय दोनों ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति तो राज्यपाल के पास है, किंतु हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर लेगी तब। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति हटाता है। इसका मतलब है, ऐसा एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस ने नहीं, इतने लेवल पे पीसीएस के एग्जामिनर नहीं जाते हैं। लेकिन आपको पता रहे कि जब यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया होती है तो सुप्रीम कोर्ट ही सामान्यतः उसकी जांच करती है और जांच करने के बाद ही आदेश देती है और राष्ट्रपति उसे हटा देते हैं। इसमें सदन के अंतर्गत कोई विधेयक या कोई प्रस्ताव या बहुमत या विशेष या साधारण बहुमत ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। इसीलिए जब सदन में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं उठती है तो सामान्यतः इसमें संसद की कोई भूमिका है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है। आगे देखते हैं, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से यूपीएससी को सौंपा जा सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राज्यपाल की सिफारिश से। अब मान के चलो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल साहब हैं उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपति महोदय को जो है कि सिफारिश की कि राष्ट्रपति महोदय, हमारा स्टेट पीसीएस सही से काम नहीं कर पा रहा है, हम चाहते हैं कि यूपीएससी इसके कुछ कामों को जो है कि अपने पास रख ले और कुछ काम करे, जैसे नियुक्ति प्रक्रिया हो गई, पारदर्शिता को बढ़ाना हो गया, रिजल्ट को जारी करना हो गया, कट ऑफ को जारी करना, ये सारी चीजें, इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय यूपीएससी को दे दें। तो राष्ट्रपति महोदय दे तो देंगे, लेकिन किसकी सिफारिश पे? राज्यपाल की सिफारिश पे। तब राष्ट्रपति महोदय अनुमोदन करेंगे और यूपीएससी जो है कि स्टेट पीसीएस की जिम्मेदारी ले लेगी। यूपी पीएससी के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है तो यूपी के विधानमंडल के द्वारा। यूपी पीएससी के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? मतदान नहीं होगा। फिर से समझो, यूपीपीएससी के राज्य व्यय की संचित निधि, राज्य के जो व्यय होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। हालांकि इनके कार्यों का विस्तार कौन करेगा? यूपी विधानमंडल ही करेगा। 1919 के अधिनियम से पहली बार, 1919 का अधिनियम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, याद आ रहा है? उसके द्वारा ही पहली बार लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित की गई थी और उस समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। क्या था? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1926 में, जिसमें एक अध्यक्ष महोदय और 4 सदस्य महोदय थे। और इसको जो गठित किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, या 1919 का भारत शासन अधिनियम सुधार आयोग भी कह सकते हो। क्लियर होगी बात? ये प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। एक और डाउट क्लियर कर दूं,
1935 के अधिनियम से इसी का नाम चेंज कर दिया गया और 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ली आयोग क्या था, यूपीएससी का गठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ। तो ये पूरी बात इन्हीं 3 बिंदुओं में क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो। बिल्कुल, सबसे पहले 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, उसके द्वारा कहा गया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिससे भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जा सकें। और इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को हो गया, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लेकिन जब 1935 का भारत शासन अधिनियम फिर आया, तो उसमें कहा गया कि यार इस लोक सेवा आयोग का नाम चेंज करके हम संघीय लोक सेवा आयोग करते हैं और इसका गठन हम 1937 में करते हैं। तो 1 अप्रैल 1937 में इसी लोक सेवा आयोग का नाम क्या हो गया, संघीय लोक सेवा आयोग हो गया। ठीक है, आगे चल के 26 जनवरी 1950 को इसी संघीय लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान में से यूपीएससी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 के तहत गठित किया सकता है। तो पूरी प्रक्रिया आपने देख ली, शुरुआत 1919 के अधिनियम से 1 अक्टूबर 1926 से होती है, फिर धीरे धीरे जो है कि नाम परिवर्तित होता है। अब यहां पर यह कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा हुआ है ये प्रश्न, श्रीमती रोज एम बैथ्यू 1992 से 96 तक थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी यूपीएससी की। प्रसाद का सिद्धांत वर्णित है किसमें, आर्टिकल 310, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना, जैसे आपके महान्यायवादी पद धारण करते हैं या फिर आपके राज्यपाल पद धारण करते हैं या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं या मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी तो कई लोग पद धारण करते हैं, तो ये प्रसाद का सिद्धांत 310 में वर्णित है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन कब किया गया, 2004 में किया गया। हालांकि ये यूपीएससी का प्रश्न है, पीसी होता ने मुख्य रूप से यूपीएससी में सुधार करने की बात की है। अब यहाँ पे कुछ और स्पेशल प्रोविजन जो स्टेट वाइज है इनको पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए है, आर्टिकल 371 बी असम के लिए है, 371 सी मणिपुर के लिए है, 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है, 371 ई आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय के लिए है, 371 एफ सिक्किम के लिए है, 371 जी मिजोरम के लिए है, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए है और 371 आई गोवा के लिए है, 371 जे हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए है। अब एक चीज याद रखना कि अगर मान लो अभी जैसे एक कोचिंग का जो है कि टेस्ट चल रहा है, तो मैंने देखा उसमें कि एक क्वेश्चन बड़ा यूनिक कर दिया इसे कि स्पेशल प्रोविजन जो आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो सब क्लॉज में वर्णित है वो टोटल कितने राज्यों के लिए है। सीधे संख्या पूछ लेगा, आप इसे याद करते रह गए, लेकिन एग्जामिनर ने इसकी संख्या पूछ ली, कितने राज्यों को मिला विशेष प्रोविजन। तो महाराष्ट्र 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 कर्नाटक राज्य 12 हो गया, हैदराबाद तो तेलंगाना का ही पार्ट हो गया। तो देखा जाए तो 12 ऐसे राज्य हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है। तो ये हो गई आज की हमारी क्लास। और अब हम लोग कल पढ़ेंगे चुनाव आयोग, और आप देख सकते हैं टोटल 67 पेज जो है कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 87 पेज में से तो 20 पेज और बच रहे हैं, जिसके लिए कल और परसों की क्लास में हम लोग निपटा लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो के जाओगे। और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स परचेस करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, वहां पे हमारी इंक्वायरी ले सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, सारी चीजें वहां पे आपको बता दी जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।